हेलो फ्रेंड्स, मैं शिबा सरीना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है अर्ली मिडीवल इंडिया यानी पूर्व मध्यकाल भारत। तो पूर्व मध्यकाल भारत से जो सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम करने वाले हैं, यानी कि एक तौर से हम कहें तो समरी आज हम करने वाले हैं अर्ली मिडीवल इंडिया की। तो अर्ली मिडीवल इंडिया में जो इम्पोर्टेंट बात है जिससे आप एकदम से अगर आपके दिमाग में अर्ली मिडीवल इंडिया आए तो किस चीज़ का आपके दिमाग में आना चाहिए, तो वो है गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट शासकों का जो संघर्ष था, त्रिपक्षीय जो संघर्ष था वो जो है सबसे अहम है। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं हम उन्हीं के बारे में अब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पल्लव वंश से। पल्लव शासकों का संघर्ष गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट शासकों से हुआ। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल थे? पल्लव थे, गुर्जर प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष था। यह युद्ध कन्नौज तथा गंगा यमुना दोआब के लिए हुआ। ठीक, किसके लिए हुआ? कन्नौज तथा गंगा यमुना दोआब के लिए हुआ। पल्लवों का जो एरिया था वो है नॉर्थ ऑफ तमिलनाडु। कैपिटल है इनकी कांचीपुरम यानी कांची। फाउंडर है इनके सिंह विष्णु। कौन है फाउंडर? सिंह विष्णु। फेमस इंपॉर्टेंट किंग है नरसिंह वर्मन यानी नरेश पुलकेशिन को मारने वाले। ये नरसिंह वर्मन कौन थे? जिन्होंने नरेश पुलकेशिन को मारा था। और इन्होंने जो टाइटल लिया है वो है मामल्ला, और इसी नाम से नया शहर मामल्लापुरम या महाबलीपुरम भी बसाया। 8वां रागदम मंदिर भी इसी काल में बना है। क्या बना है इस काल में? 8वां रागदम मंदिर भी इसी के काल में बना है। किसके काल में? नरसिंह वर्मन के काल में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम पाल के बारे में। पाल जो थे इनका एरिया था बंगाल से थे ये। कैपिटल है इनकी गौर, ये एक हिल स्टेशन है और इसके फाउंडर हैं गोपाल। फेमस किंग हैं धर्मपाल। जो धर्मपाल हैं इन्होंने तीसरा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया भागल बिहार में। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। धर्मपाल जो थे पाल वंश के, इन्होंने जो है तीसरा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। और कहाँ है ये? भागल बिहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की। राष्ट्रकूट वंश जो था इनका एरिया था महाराष्ट्र। कैपिटल थी इनकी मान्याखेत, ये एक हिल स्टेशन है। फाउंडर थे इसके दंती दुर्ग और फेमस किंग है इनके ध्रुव। कौन है? ध्रुव। ध्रुव ने अलोरा की गुफाएं बनवाई थी। अलोरा में 37 गुफाएं हैं, ये सारी राष्ट्रकूट वंश ने बनवाई। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको इसे अच्छे से दिमाग में रखना है, ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव थे उन्होंने जो है अलोरा की सारी गुफाएं बनवाई थी। और गुफाएं कितनी थी? 37 थी। और क्योंकि ये महाराष्ट्र के थे तो महाराष्ट्र में ही ये गुफाएं हैं औरंगाबाद में। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। फिर बात जब अलोरा गुफाओं की बात आती है तो अजंता की भी बात आती है। तो अजंता की गुफाओं के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। अजंता की गुफा जो है इनके बनने में 900 साल लगे, यानी ये बहुत सारे वंश तथा राजाओं ने बनवाई होंगी। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें से 25 गुफाएं किसने बनवाई इसका कोई पता नहीं है, जबकि 4 गुफाएं गुप्ताओं ने बनवाई। किन्होंने बनवाई? गुप्ताओं ने बनवाई। और वो कौन कौन सी हैं? 10, 4, 16, 17 ये गुफाओं के नंबर हैं जो कि गुप्ताओं ने बनवाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार की। गुर्जर प्रतिहार जो है इनका एरिया है गुजरात और राजस्थान। कैपिटल है इनकी नियर जोधपुर। फाउंडर हैं इसके नागभट्ट फर्स्ट। कौन है? नागभट्ट फर्स्ट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग है इनके नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड ने पाल नरेश धर्मपाल को हराया था। अभी जो मैंने आपको धर्मपाल के बारे में पढ़ाया था उनको हराने वाले कौन थे? नागभट्ट सेकंड। किंतु राष्ट्रकूट शासक गोविंद सेकंड से हारा। किससे हार गया?
गोविंद सेकंड से हारा। नागभट्ट सेकंड के अरबों से व्यापारिक संबंध थे। ये अरबी घोड़ों का आयात करता था। पाल के समय सुलेमान अरबी यात्री आया था। कौन आया था? सुलेमान अरबी यात्री आया था। राष्ट्रकूट के समय इब्न रूह इस्तेह अरबी यात्री आया था। और गुर्जर प्रतिहार के समय अल मसूदी और सुलेमान अरबी यात्री आए थे। तो मैंने आपको जो है पाल का बता दिया कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना पाल का, और पाल के साथ ही साथ मैंने आपको राष्ट्रकूट का बता दिया। राष्ट्रकूट के समय में कौन आए हैं? इब्न रूह इस्तेह। कौन है? इब्न रूह इस्तेह, ये भी अरबी यात्री थे, ये आए थे। और गुर्जर प्रतिहार के समय कौन आए थे? आए थे अल मसूदी। कौन आए थे? अल मसूदी आए थे। और अल मसूदी और सुलेमान अरबी यात्री आए थे। अच्छा, सुलेमान भी आए थे, सुलेमान भी आए थे, अरबी यात्री आए थे। अल मसूदी को घोड़े लाने का संदेश दिया था। अल मसूदी क्यों आए थे? क्योंकि अल मसूदी से घोड़े मंगवाए थे, अल मसूदी को घोड़े लाने का संदेश दिया था। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं? पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार तीनों के ही समय में जो है अरबियों से इनके संबंध वो दिखाई दे रहे हैं, और तीनों के समय में ही जो है अरबी यात्री यहाँ पर आए थे, है ना। तो ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं चोल वंश की। एरिया है इनका साउथ ऑफ तमिलनाडु। क्या एरिया है? साउथ ऑफ तमिलनाडु। कैपिटल है इनकी तंजौर। फाउंडर है इनके विजयालय कह सकते हैं इसको, है ना, विजयालय भी या विजयालय, ये इसके फाउंडर हैं। इम्पोर्टेंट किंग हैं इनके राज राजा या राजा राजा। राजा राजा भी कहा जाता है इनको, या राज राजा कहा जाता है। इन्होंने उत्तरी श्रीलंका को जीत लिया था। ये पहले थे जिन्होंने भारत से बाहर जाकर जीत हासिल की। ठीक है, भारत से बाहर जाकर जीत हासिल की इन्होंने। आगे चलकर दक्षिण श्रीलंका को जीतकर उसको नया नाम दिया गया, जिसका नया नाम दिया गया जो नाम था मोमिड चोलपुरम। क्या है? मोमिड चोलपुरम, यानी चोलों के अधीन। फिर मालद्वीप को भी जीता। इसके बाद किसको जीता? मालद्वीप को जीता। और देखिए, मालद्वीप को जीता। मंदिर राज राजेश्वर बनवाया। कौन सा मंदिर बनवाया? राज राजेश्वर बनवाया। इस मंदिर में भगवान की नहीं, राजा ने अपनी और अपनी पत्नी की मूर्ति लगवाई। तो यहीं से इंसानों की मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। यहीं से क्या हुआ? इंसानों की मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। दूसरा राजा राजेंद्र प्रथम, ये भी एक इम्पोर्टेंट राजा था, राजेंद्र प्रथम। इसने पूरे श्रीलंका को जीत लिया। जो पहले राजा की बात की, उन्होंने पूरे श्रीलंका को नहीं जीता था, उत्तरी भाग जीता था और फिर बाद में दक्षिण भाग जीता था, है ना। इसने जो है पूरे ही श्रीलंका को जीत लिया। साथ ही मोरेशियस, जावा, सुमात्रा, लोआस, कंबोडिया, वियतनाम को जीतकर भी भारत का हिस्सा बनवाया तथा हिंदू धर्म का प्रचार इन स्थानों पर पहुंचाया। मतलब कि ये जो जितने इलाके जीते थे वहाँ पर भी हिंदू धर्म का प्रचार किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर बृहदेश्वर बनवाया। कौन सा मंदिर बनवाया? मंदिर बृहदेश्वर बनवाया। पूरा एक पत्थर से बनवाया गया है। ये जो मंदिर है इसकी ख़ास बात ये है कि ये पूरा का पूरा मंदिर एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है, तराश कर काट कर बनाया गया है। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की गंगा से जल लेकर तमिलनाडु में नया शहर बनवाया, गंगईकोंडा चोलपुरम। क्या है? गंगईकोंडा चोलपुरम। इसमें गंगा झील भी बनवाई और उसमें गंगा का लाया हुआ जल डाल दिया। क्या किया? गंगा का लाया हुआ जल डाल दिया। इसलिए अब इस झील में ही अर्थी विसर्जन होने लगा। क्या होने लगा? यहीं पर, मतलब अब उनको इतना ट्रेवल करके वहाँ के लोगों को गंगा में विसर्जन करने के लिए आना नहीं पड़ेगा। वहीं पर जो है एक उन्होंने विसर्जन का सिस्टम बना दिया, क्योंकि वहाँ पर गंगा जल था तो वहीं पर जो है अर्थी विसर्जन होने लगा। राजेंद्र की जल सेना बहुत मजबूत थी। पानी के जहाज बड़े तथा मजबूत थे। बंगाल की खाड़ी इनके लिए एक झील के समान थी, इसलिए इसे चोला झील का नाम दिया।
क्या नाम दिया, चोला झील का नाम दिया। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये कितने इम्पोर्टेंट थे। मतलब इनकी जो जल सेना और जो है जहाज़ वगैरह सब बहुत अच्छा था, तो इसलिए जो है बंगाल की खाड़ी इनको कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं लगती थी। ठीक है, पहली बार पंचायती राज का यहाँ पता चलता है। किसका पता चलता है, पंचायती राज का पहली बार यहाँ पता चलता है। तो इस तरह यहाँ पर जो है पूर्व मध्यकाल भारत के बारे में हमने संक्षेप में जाना और सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो मैंने कवर किए। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छी तरह समझ भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल जो है उसको बेल को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।